आप सभी को अपना 73वां एपिसोड सुनाने जा रहा हूँ। पता ही नहीं चला धीरे धीरे कि कब मैं इतने सारी कहानियाँ आपको सुना चुका हूँ। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, जितनी भी कहानियाँ मैंने आपको पहले सुनाई है इन सबसे अलग है। आज से पहले जितने भी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई उनमें प्रेम संबंधों को लेकर, नाजायज़ संबंधों को लेकर किसी का गला घोट दिया जाता है, तो कभी पत्नी अपने नाजायज़ संबंध के लिए अपने बच्चे का कत्ल कर देती है, तो कभी प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है और पिता अपने सम्मान के लिए अपने बेटी और उसके प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर देता है। लेकिन आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, वाकई में इस कहानी को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे समाज में इस तरह की भी घटना हो सकती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। कहानी शुरू करें उससे पहले रोज़ाना की तरह आज फिर आप लोगों से एक विनती है, एक अपील है कि मेरा चैनल नया है, मैं भी आपके लिए नया हूं, तो जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें और अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बनारस की। बनारस के पास ही एक ज़िला पड़ता है, भदोही ज़िला। भदोही ज़िला के अंतर्गत एक थाना आता है, गोपीगंज थाना। उसी से सटी एक जगह है लाला नगर टोल प्लाजा। लाला नगर टोल प्लाजा के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति सुबह 2 सितंबर को शौच के लिए जाता है। जब वह शौच के लिए जाता है तो वह देखता है कि टोल प्लाजा के नीचे, नेशनल हाईवे के नीचे बड़ी सी झाड़ियों में एक बड़ा सा बक्सा सफ़ेद कलर का पड़ा हुआ है। वह शौच के बाद जाकर देखता है कि उस बक्से में क्या है। जब वह उस बक्से को खोलता है तो वहीं गिर जाता है। वह दौड़ते हुए भागकर नेशनल हाईवे पे चढ़ता है और वहाँ लोगों को बुलाने लगता है, चिल्लाने लगता है। कुछ राहगीर जा रहे होते हैं, वह रुकते हैं, सोचते हैं कि भाई क्या बात हो गई, यह आदमी क्यों इतना शोर कर रहा है, क्यों इतना चिल्ला रहा है। वह बोलने की हालत में भी नहीं रहता है। उस व्यक्ति को देखकर लोग रुकते हैं और उसके साथ जब जाकर बक्से के पास राहगीर देखते हैं तो बक्से में एक किशोरी की जली हुई लाश रहती है। उस लाश को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। गोपीगंज थाने से मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है और जब पुलिस देखती है तो वह एक किशोरी की लाश रहती है, जिसकी कमर से ऊपर की पूरी शरीर जल चुकी होती है। पैरों में जींस का पैंट रहता है और टी शर्ट पहनी रहती है, लेकिन उसके कुछ ही कपड़े मिलते हैं, बाकी सारे के सारे जल चुके होते हैं। अब पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, जांच करती है, लाश के बारे में पता करती है, लेकिन उस लाश के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि जो लाश रहती है, जो हत्यारा होता है, अपराधी होता है, उस लाश को इस तरह से जला दिया होता है कि वह कभी पकड़ा न जाए, पुलिस उस लाश को पहचान न पाए। अब पुलिस वाकई में उस लाश को पहचान नहीं पाती है, छानबीन उसकी नहीं हो पाती है। पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सारे थानों में इस खबर को फैला देती है। उस लड़की और उस जो बॉक्स रहता है उसकी फ़ोटो हर थाने में भेज दी जाती है, मगर लड़की का चेहरा तो बुरी तरह से जल चुका होता है, उसकी पहचान बहुत ही मुश्किल थी। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, चारों तरफ बातचीत करती है कि कहीं कोई नई लड़की, नई उम्र की 15 से 20 साल के बीच के लड़की कि गायब होने की शायद कोई खबर मिल जाए, कहीं FIR तो दर्ज हुआ होगा, कोई शिकायत तो हुई होगी, लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं है। पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता। फिर पुलिस उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है, त्रिनेत्र करके। त्रिनेत्र अभियान के दौरान जितने भी थाने हैं, चौराहे हैं, चट्टी चौराहे हैं, सभी जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं और उस कैमरे की देखरेख SP ऑफिस या DM ऑफिस से हो रही है या फिर थाने से हो रही है। वह पुलिस तुरंत उस आसपास के CCTV फुटेज को खंगालती है कि शायद कोई सबूत मिल जाए। वाकई में पुलिस को एक सबूत हाथ लगता है,
लेकिन फिर भी पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी। पुलिस को एक बाइक पे एक लड़का लाल कलर की शर्ट पहने हुए दिखाई देता है, जिसके पीछे बड़ा सा बॉक्स रहता है। लेकिन पुलिस उस अपराधी की पहचान हेलमेट लगाने की वजह से नहीं कर पा रही थी, ना ही गाड़ियों का नंबर था। अब पुलिस हैरान थी कि आखिर इस अपराधी तक पहुंचा कैसे जाए। पुलिस पूरे शहर के कैमरों को, कम से कम 100 से 200 कैमरों को खंगालती है, फिर भी वह अपराधी कहीं नज़र नहीं आता है। एक जगह जब एक दुकान रहती है लाल बाबू की, वहाँ पर एक कैमरा लगा रहता है। उधर से ही एक रास्ता बनारस की तरफ जाता है। जब पुलिस देखती है उस कैमरे को तो पता चलता है कि जो अपराधी है, हत्यारा है, वह इस गाड़ी में एक बॉक्स लेकर के रात को करीब 11 से 12 बजे के बीच में भदोही लाला नगर का जो टोल प्लाजा है उधर आ रहा था। अब पुलिस बनारस की तरफ बढ़ती है। पुलिस बनारस की तरफ बढ़ती है और बनारस पुलिस की मदद लेती है और बनारस में जितने कैमरे लगे हुए हैं अब उसको खंगालती है। तभी एक व्यक्ति बनारस की तरफ से, महामना नगर की तरफ से एक बड़ा सा बॉक्स लिए रात को करीब 10:30 से 11 बजे के बीच में आता हुआ दिखाई देता है। और जब वह जाता है करीब 1 से 2 बजे के बीच में रात्रि में, तो उसके बाइक के पीछे कोई बॉक्स नहीं रहता है। पुलिस को समझ में आ जाता है हो न हो अपराधी यही है, लेकिन इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। ना ही उसके पुलिस के पास उस अपराधी की फ़ोटो रहती है, ना ही कोई सबूत रहता है। लेकिन पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब पुलिस मड़ुआडी एक थाना पड़ता है बनारस में, अब उस थाने की मदद लेती है और महामना नगर के आसपास के जितने कॉलोनियाँ होती हैं, घर होते हैं, सब में धीरे धीरे तलाश करना शुरू करती है। जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती है महामना नगर कॉलोनी में, तभी पुलिस को एक बाइक दिखाई देती है जो उस बाइक से मिलती जुलती बाइक रहती है। पुलिस उस बाइक वाले के घर जाती है और जैसे ही पुलिस बाइक के खड़ी होने के बाद उसके सामने जो व्यक्ति आता है वह वही लाल कलर का शर्ट पहना हुआ होता है। और जब पुलिस कहती है तुम्हारा क्या नाम है, तो जो अपराधी होता है वह बताता है मेरा नाम उपेंद्र श्रीवास्तव है। पुलिस पूछती है यहाँ तुम कब से रहते हो, तो वह बताता है मैं कई सालों से यहाँ रहता हूँ। बाइक की कागजात पुलिस चेक करती है। पुलिस कहती है तुम्हारे पास हेलमेट है या नहीं, तो वह हेलमेट लेकर आता है और पुलिस उसको पहनने के लिए कहती है। और जब वह हेलमेट पहनता है तो पुलिस पहचान करती है सीसीटीवी फुटेज की फ़ोटो से, तो सेम वही आदमी उपेंद्र श्रीवास्तव पकड़ा जाता है, वही रहता है। अब पुलिस उपेंद्र श्रीवास्तव को लेकर थाने जाती है। अब वहाँ उससे पूछताछ होती है। उपेंद्र श्रीवास्तव पहले तो आनाकानी करता, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो वह सारी बात रो रो कर बताने लगता है। दरअसल कहानी शुरू होती है 2022 से। एक लड़की जो है कि उपेंद्र श्रीवास्तव के ही कॉलोनी में रहती थी और उपेंद्र श्रीवास्तव जो है मल्टीनेशनल कंपनी का एक सेल्समैन रहता है। लड़की कई बार जैसे आदमी घर में रहता है, कोई सामान लेना होता है तो हमेशा कॉलोनी के आसपास दुकानों पे जाता है। ऐसे ही वह 16 साल की लड़की दुकानों पे जाया करती थी और वो अपने भाई के साथ रहकर पढ़ाई करती थी। उसी दौरान आते जाते उपेंद्र श्रीवास्तव से उसकी मुलाकात हो जाती है, जिसकी उम्र महज 25 साल रहती है। अब दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती है और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि उपेंद्र श्रीवास्तव महामना नगर कॉलोनी से बाहर एक जगह उससे मिलने के लिए एक कमरा किराए पे लेता है। अब उस कमरे पे जब भी उसका दिल चाहता उस लड़की को बुलाता था। लड़की स्कूल के बहाने घर से निकलती, कॉलेज के बहाने घर से निकलती और उपेंद्र श्रीवास्तव के साथ दिन भर उसी रूम में रहती, उसके साथ संबंध बनाती, उसके साथ बातें करती, समय व्यतीत करती। अब ऐसा कई महीनों तक चला, सालों तक चला। एक दिन वह फिर संबंध बनाने के लिए उस लड़की को बुलाता है, तो वह लड़की मना कर देती है कि आज मेरे पास समय नहीं है, आज मैं नहीं आ पाऊँगी। तभी उपेंद्र श्रीवास्तव
काफ़ी बेकरार रहता है उससे मिलने के लिए, बार बार उसको फ़ोन करता है, प्रेशर देता है आने के लिए। वह फ़ोन बंद कर देती है। फ़ोन बंद करने के बाद वह सो जाती है। दूसरे दिन भी उपेंद्र श्रीवास्तव उसको फ़ोन करता है, उसके घर के बाहर चक्कर लगाता, लेकिन वह लड़की घर से बाहर नहीं निकलती। उसके भाई का एग्ज़ाम चल रहा होता है, वो अपने भाई की तैयारी करा रही होती है। तभी वह रात को 7 बजे उसको फ़ोन करता है, उसका फ़ोन लग जाता है और फ़ोन वेटिंग में था। वह अपने घर वालों से बात कर रही थी, अपने भाई के साथ रात में पढ़ाई कर रही थी। उसको लगता है कि हो ना हो यह किसी लड़के से बात कर रही है, किसी और से इसका संबंध चल रहा है। वह एक दिन उस लड़की को फिर फ़ोन करता है और वह मिलने के लिए तैयार हो जाती है। और जो किराए का कमरा रहता है जिसमें दोनों मिला करते थे, प्यार भरी बातें करते थे, उसी कमरे पे वह उस लड़की को बुलाता है। वह लड़की उस कमरे पे उसके साथ जाती है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं, संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद काफ़ी टाइम हो जाता है, शाम हो जाती है, तो वह उस लड़की को खाने के लिए पूछता है। तो वह लड़की बोलती है कि हाँ, मुझे काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मंगाओ। तभी लड़का पास के होटल से ऑर्डर करता है और खाना मंगवाता है। जब खाना कुछ ही देर बाद आ जाता है तो दोनों बैठकर साथ खाना खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। उसके बाद घूमने चले जाते हैं। घूमने के बाद लड़का फिर रूम पे लेके आता है और उधर उसके भाई का फ़ोन लगातार आ रहा होता है कि दीदी तुम घर कब तक आओगी। वह जैसे तैसे करके भाई को टाल देती थी। अब उपेंद्र को मौका मिला था, कई दिनों बाद वह उस लड़की के साथ यानी कि अपनी प्रेमिका के साथ समय व्यतीत करना चाहता था। उस लड़की को अपने रूम पर फिर ले जाता है, फिर से संबंध बनाता है और फिर कुछ देर बाद उससे पूछता है कि तुम किस लड़की से बात कर रही थी, किस लड़के से बात कर रही थी। वह बताती है कि मैं अपने परिवार वालों से बात कर रही थी। तो वह कहता है कि अगर तुम अपने परिवार वालों से बात कर रही थी तो फिर मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही थी, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और जाने अनजाने में उपेंद्र श्रीवास्तव उस लड़की का गला दबा देता है। और जब लड़की बेहोश होने लगती है, छटपटाने लगती है, तो उसका गला पकड़ के नीचे जो फर्श होता है उस पर लड़ा देता है और लड़की का सर फट जाता है। लड़की तुरंत ही मर जाती है। अब वह परेशान हो जाता है कि आखिर अब तो लड़की मर गई, अब वह करे तो करे क्या करे। इसी बीच अंधेरा हो जाता है, करीब 7 से 8 बज रहे होते हैं। वह बाज़ार जाता है और बाज़ार से एक सफ़ेद कलर का बक्सा खरीद के लाता है जिसमें कपड़े वगैरह रखे जाते हैं। बक्सा खरीद के लाता है, उसके बाद उस लड़की को उस बक्से में रख कर अपने बाइक के पीछे बांधता है और बांध कर सोचता है कि मैं कहाँ इसको लेकर जाऊँ, कौन सी ऐसी जगह है। दरअसल इससे पहले भी मैंने कई कहानियाँ आपको सुनाई है जिसका संबंध बनारस से और भदोही से जुड़ा रहता है। कोई भी हत्या अगर बनारस में होती है तो उसकी लाश अक्सर करके भदोही में ही मिलती है, क्योंकि पास का सटा हुआ ज़िला है, काफ़ी सुनसान एरिया है। तो उस लाश को लेकर रात को करीब 11 बजे उस लाला नगर जो टोल प्लाज़ा होता है उसके पास जाता है और देखता है काफ़ी सुनसान जगह है। तो उस झाड़ियों में उसके बक्से को खींचते हुए उतार करके लेकर जाता है और झाड़ियों में रख कर बाइक से पेट्रोल निकालता है। बाइक से पेट्रोल निकालने के बाद उस बक्से में छिड़कता है, अंदर डाल देता है और लाश की पहचान ना हो सके, उस लड़की की पहचान ना हो सके जो नाबालिग लड़की थी, मात्र 16 साल की। उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है और बक्से के ऊपर से बंद कर देता है। थोड़ा बहुत खुला रहता है और जब वो 4 से 5 मिनट चल जाती है तब वहाँ से वह बाइक लेकर निकल जाता है। पुलिस यह सारी बात सुनकर हैरान रह जाती है। तब जाकर के लड़की का पता चलता है कि लड़की आखिर किसके घर की थी। लड़की के घर वालों को सूचित किया जाता है। जब लड़की के घर वालों को पता चलता है कि मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है, उसकी लाश भदोही के लाला नगर टोल प्लाज़ा पर मिली है, घर वालों का बुरा हाल रहता है, रो रो कर पागल हो जाते हैं। माँ बेहोश होने लगती है। उसको यकीन नहीं था कि मेरी बेटी पढ़ने के लिए गई है और वहाँ उसके साथ ऐसी दरिंदगी होगी, ऐसी घटना होगी जो शायद किसी माँ बाप ने सोचा होगा। पुलिस उस अपराधी को पकड़ती है, उपेंद्र श्रीवास्तव को पकड़ती है
और पुलिस उस अपराधी को पकड़कर कोर्ट में पेश करती है और जज साहब होते हैं वह भी इस घटना को सुनकर हैरान रहते हैं और उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाते हैं और जेल भेज देते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चियों को या बच्चों को भेजता है पढ़ने के लिए तो यही सोचता है कि मेरी बच्ची बाहर जाकर पढ़ाई कर रही होगी, काफ़ी मेहनत कर रही होगी, कुछ न कुछ बन कर लौटेगी। आप सभी गार्जियन से, जितने भी श्रेष्ठ जन हैं, विनती है कि आप लोग अपने बच्चियों पे ध्यान रखें, ख्याल रखें और जितनी भी बहनें अगर इस वीडियो को देख रही हैं वह कभी भी गलत रास्तों पे ना जाए, इस तरह की हरकतों का शिकार ना हो, ऐसी हरकतें ना करें, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे आसपास नरभक्षी जैसे लोग इंसान के भेष में घूम रहे हैं। तो अपने माँ बाप का सम्मान करें, माँ बाप की इज्जत का सम्मान करें, ख्याल रखें। दरअसल इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सावधान करना है कि आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है, आप सावधान रहें। जाते जाते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिसमें मनोज प्रभाकर जी हैं, सोहन लाल राजस्थान से हैं, शशांक लखनऊ से हैं, विश्वकर्मा जयपुर से हैं, सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं, प्रेम सिन्हा जी हैं, बिक्की हैं हिमाचल प्रदेश से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो डेली देखते हैं और कमेंट करते हैं। और जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे भी विनती करूंगा, अपील करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विश्व वारदात तक के परिवार में जुड़ सकें। चैनल नया है, मैं भी नया हूँ, और जो वीडियो में खामियां हैं, कभी थोड़ी बहुत आवाज़ इधर उधर से आने लगती है तो आप लोग उसको माफ़ कीजिएगा। मैं बहुत जल्द इसको सुधारने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कहानी इतनी बेहतर तरीके से मैं सुनाऊँ और लेकर आऊँ कि आप लोगों को कहानी भी अच्छी लगे और कहानी सुनने में कोई परेशानी आपको ना हो। चलते चलते आप सभी लोगों को एक बार पुनः प्रणाम, नमस्कार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।